दक्ष कर्म प्रभावी, हर फन मौला मस्त मौला तेजस्वी। एक बार वापस बोलता हूं, कर्मठ कर्तव्य दक्ष कर्म प्रभावी, हर फन मौला मस्त मौला तेजस्वी। अनेक खूबियों के स्तोत्र, अनेक खूबियों के स्तोत्र, रंग और अक्षर जिनकी गोत्र। आपसे रिश्ता किसी का भी हो, फिर चाहे पिता का हो, पति का हो, भाई का हो, दोस्त का हो, भैया का हो, आपसे रिश्ता मतलब हमारे लिए हाथी की सवारी। वह नायाब हीरा है कमलेश कोठारी। मैंने जो बोला है मैं दोहरा दूं कि अगर मेरे शब्दों में कुछ कमी रह गई हो, मेरी भावना को समझ लीजिए। भावना तो परमात्मा भी समझ लेते हैं, हम तो खैर इंसान ही हैं। बड़े ही आदर, सत्कार, सम्मान। और एक बात मैं बताना भूल गया, आज भैया से भी बात हो रही थी तो मैं बोल रहा था, जैसे पुलिस को पदक मिलते हैं, मेडल मिलते हैं 26 जनवरी, और वो मेडल पुलिस वाले छाती पे रखकर तान कर चलते हैं, सीने पर लगाकर तान पर चलते हैं। और उस पुलिस की गरिमा, उस इंस्पेक्टर की गरिमा, उस पुलिस वाले की गरिमा, उस मिलिट्री वाले की गरिमा उस पदक से होती है। आज ये मंच जिनका मैं यहाँ पर साक्षात्कार लेने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए शायद चमत्कार हो, हम सभी के लिए चमत्कार हो, वो मूर्ति अपने आप में मेरे सीने पर एक मेडल है। और आज वो पहला मेडल मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा आज के प्रोग्राम के बाद। तो बड़े विनम्र भाव से, अभिवादन से, सम्मान सत्कार से मैं बुलाता हूँ कमलेश भैया को। प्लीज़ कमलेश भैया। बिजनेस का मंच है तो शुरुआत बिजनेस से ही हो तो बेटर है। अभी तक ऐसा लगता था कि लोग बोलते हैं कि अगर बिजनेस शुरू करना है तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए, पैसा चाहिए, खूब पैसा चाहिए, और बगैर पैसे के बिजनेस नहीं हो सकता। ये भैया तो अलग ही है। भैया के पास लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो है, थोड़ा कम है, बट सरस्वती का आशीर्वाद उस कमी को पूरी कर देता है। आशीष भैया भी अपने, जब वो बोल रहे थे, जब हम ध्यान कर रहे थे, तो जहाँ सरस्वती जी हैं वहाँ लक्ष्मी जी आई जाती है। तो कमलेश भी एक बात बताइए कि जब आपने सोचा कि ये अलग अलग चीज़ें मैं करूँ, एक नायाब चीज़ें करूँ, तो ये सोचा कैसे कि मैं ये काम कर लूँगा इतने अच्छे से? बिकॉज पैसा मैनेज हो जाता है, आप कहीं से लोन ले सकते हो, किसी दोस्त से ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, बट ये स्किल सेट तो कहीं से नहीं ले पाते हो। तो ये इतनी चैलेंजिंग चीज़ आपने सोचकर शुरू कैसे की? सभी को अभिवादन। ये चीज़ तो मेरे को मेरे बड़े भैया की देन है। घर पे पहले प्रिंटिंग प्रेस था, इस वजह से प्रिंटिंग लाइन में मुझे इंटरेस्ट था। 10th में मार्क्स बहुत अच्छे पड़े, इसलिए RLT में एडमिशन ले लिया, लेकिन वो कुछ जमा नहीं। फिर आखिरी मैंने प्रिंटिंग लाइन पुनः ज्वाइन किया, और मेरा एजुकेशन पूरा डिप्लोमा, फिर भी प्रिंटिंग। तो मेरी ब्रांच थोड़ी डिफरेंट थी, प्रिंटिंग थी। मेरे को JJ में भी एडमिशन मिला था, बॉम्बे JJ आर्ट्स ऑफ, लेकिन वहाँ के एडमिशन नहीं करते हुए मैंने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। और मेरी ब्रांच बहुत यूनिक है, और आज भी लोग पूछते कि तू ऐसे लाइन में कैसे क्या गया? ये मेरे ब्रदर की देन है मुझे, इस वजह से ये लाइन में आया। और क्रिएटिविटी बचपन से ही पेंटिंग का शौक़ था, फिर धीरे करते 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 आगे बढ़ते गया और क्रिएटिविटी बनते गई। बट ये डिसीजन लेना कि मैं ऐसा काम करूं कि जहां पर हर बार मुझे कुछ नया देना पड़े,
जैसे कोई दुकानदार होता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, कोई प्रोफेशनल होता है, तो उसके पास वो जो काम होता है वो फिक्स होता है। अब यहाँ पर किसी की शादी की पत्रिका है तो उसके भाई की पत्रिका अलग होगी उससे, बट कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा। तो कोई भी जो टास्क आता है वो बहुत चैलेंजिंग आता है। तो वो डिसीजन, मतलब उसको मात कैसे दिया आपने इतने बड़े चैलेंज को? ये चैलेंज कोई ऐसा अचानक तो आ नहीं गया। टैलेंट था तो पहले पढ़ाई हुई पूरी, इंजीनियरिंग होते से ही इंटरव्यूज़ देना चालू किया मैंने। अलग अलग इंटरव्यूज़ में सक्सेस भी हो गया। कहीं कहीं इंटरेस्टिंग बात भी थी। जब टाटा प्रेस का इंटरव्यू था उसमें ग्रुप डिस्कशन में मैं एक वर्ड भी नहीं बोला। अब ये कुछ कुछ ऐसी बातें थी कि जो मूर्खता दर्शाती है उसके अंदर। लेकिन बाकी जो इंटरव्यूज़ हुए 11 इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया था। पहले मैंने जॉब किया, सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया मुंबई में। 1991 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और मैंने पहला जॉब मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, जो वीटी के सामने ही प्रेस है अपने। 8 ही दिन में मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि वो बॉसिंग और जो तरीका था, सीखना था, सीखने की बहुत ललक थी, लेकिन वो कुछ जम नहीं पाया। मंडे को ज्वाइन किया, सैटरडे को छोड़ दिया, डायरेक्ट रेसिग्नेशन ही दे दिया। जो बॉस थे मेरे पीसी जैन, तो वो पीसी सेन, जैन नहीं सेन, भूल गया मैं, पीसी सेन, उन्होंने गाली दी है मेरे को गुरुवार के दिन। मैं सर मैं सीखने आया, गाली सीखने नहीं आया, सुनने नहीं आया। आप काम बोलिए, कुछ भी करिए, वो मैं सब करूँगा। वापस फ्राइडे को रिपीट हुआ। सैटरडे मॉर्निंग उनके केबिन में मेरा रेसिग्नेशन था। और यार तुम तो बहुत ही मारवाड़ी गजब के हो। बोला हाँ सर, मैं गाली सुननी नहीं, मैं सीखने वाला हूँ। मैंने रेसिग्नेशन दे दिया। मंडे के दिन मेरे को और एक कॉल आ गया। वो था मेरा कॉल HPCL, हिंदुस्तान पैकेजिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, आनंद, NDDB का ही एक यूनिट है, सेमी गवर्नमेंट यूनिट है। इसमें ओवरऑल इंडिया हम 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें एक मैं था। फिर वो जॉब मैंने ज्वाइन किया। काफ़ी दिन तक मैंने वो जॉब किया। वो जॉब मैंने हिंदुस्तान पैकेजिंग कॉरपोरेशन में, जो टेट्रा पैक आप लोग देखते हैं, फ्रूटी पीते हैं आप, धारा का ऑयल जो लेते हैं, वो पैकेजिंग यूनिट में मैं था। फिर वहाँ वो जॉब कुछ दिन किया, वो भी ऐसे ही था। मॉर्निंग 8 o'clock से 4 o'clock जॉब ख़त्म, लाइब्रेरी में बैठो पढ़ो। मतलब ये तो कुछ जम रहा नहीं, जो अपने को होना वो कुछ मिल नहीं रहा। और वो क्रिएटिविटी कहीं तो भी तड़प रही थी अंदर। सुबह जाओ, वो भजे को गोटे बोलते उधर गुजरात में, वो गोटे खाओ, वापस जाओ, 1 रुपए में पराठा, वो सब जम नहीं रहा था। फ़ोन तब लगते नहीं थे। मेरा पोस्टिंग था इटोला करके गाँव, यानी वो इटोला जो लिखे हुआ तरीका था वो झकोला लगता था। वो मेरे लाइफ में वो झकोला ही था एक। तो वो इटोला से आना पड़ता था बड़ौदा। फास्ट ट्रेन वहाँ रुकती नहीं थी, वहाँ आना, कॉल बुक करना। फिर कभी तो भी जब कभी बात हुई, फिर भैया को रिक्वेस्ट करता था, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, कैसा करना चाहिए। भैया बोले तू रणछोड़ दास की भूमि में है, वहाँ से डाकोर जी नज़दीक है बड़ौदा से। बोले फिर क्या आप चिंता करना, आ जाओ रणछोड़ राय। भैया का वो बोलना, और बस फिर मैंने पहले से बोल के रखा था कि मैं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन कंपनी ने मुझे रिलीव नहीं किया महीने भर तक के। पहले पूछे कि आप इतने अच्छे से आपको सिलेक्ट करके लाया, लोग तरसते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा था। लेकिन मैं बोला नहीं, मुझे छोड़ना है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। फिर भी मैंने वहाँ डील भी किया था। जंपिन मैंगो, गोदरेज का एक प्रोडक्ट आया था, अभी भी मार्केट में दिखता हो, वो मैंने डील किया था। लेकिन मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं रिसोड आ गया। रिसोड आने के बाद प्रेस था, वो प्रेस में क्रिएटिविटी में लग गया और मेरा मन लग गया रिसोड में। गांव में तो हर किसी का मन लगता ही है, वैसा मन लग गया। थोड़े दिन ऐसे ही चला। एक दिन जीजा आए, बोले क्या कर रहा, इतनी पढ़ाई करने के बाद दुकान में साइकिलें बेच रहा, सुई बेच रहा, कंचे बेच रहा और प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा। अपना जगह ली हुई थी और बस वहाँ से लिटरली रात को उठा के जगाया गया, डाटा गया और अकोला रवाना, दूसरे दिन लाके छोड़ दिया गया। अब तू देख तेरा आगे क्या करना है। जॉब छोड़ के आया, इसलिए घर में नाराज़ी थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ी थी। जो लड़कियों के प्रपोजल आ रहे थे वो सब आना बंद हो गए, घर वाले और परेशान। फिर मैं मेरा आया, यहाँ काम चालू कर दिया। और छोटी सी जगह थी, जगह भी ऐसी ढूंढा कि जो कम कॉस्टिंग में हो, क्योंकि बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक।
फिर मैंने यहाँ धीरे धीरे काम चालू किया। इवन मेरे ओपनिंग के दिन भी बहुत कम लोग, 2-3 लोग ही थे, मैंने कभी ओपनिंग किया ही नहीं कोठारी ग्राफिक्स का। धीरे धीरे काम चालू किया, स्क्रीन प्रिंटिंग से चालू किया। बस वो ऐसे ऐसे मैं वो लाइन में आ गया जो एकदम बेसिक लाइन थी, जिसमें कम से कम पैसे लगते, वो लाइन थी मेरे इसमें प्रिंटिंग में, स्क्रीन प्रिंटिंग। इसलिए मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग को अडॉप्ट किया। जबकि मेरा ऑफसेट में मेरी मास्टरी थी, उसके अंदर मेरे को इंजीनियरिंग में भी अवार्ड मिले थे, डिप्लोमा में भी अवार्ड मिले थे। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखते हुए ना घर वाले मेरे पे वो विश्वास कर पा रहे थे कि तू कर पाएगा क्या, इतना अपन लोन देंगे। बस मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग से अपना घोड़ा दौड़ाना चालू किया। बस वो दिन है और आज का दिन है। कमलेश भी आप बता रहे थे कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें से आप एक थे। तो हम समझ सकते हैं कि वो जॉब किस गरिमा का होगा। तो वो जॉब छोड़ने के बाद जो आपसे समझ में आया, मुझे आपको रिग्रेट नहीं है कि आपने जॉब छोड़ा, फिर रिसोर्ट में काम करना, और हम अकोला की बात करते हैं अब। तो ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से एक अच्छा पैकेज, अच्छी जगह, अच्छा रुतबा, सब चीज़ें मिल रही थी, अच्छी इज्जत भी मिल रही थी, और वो सब छोड़ छाड़ कर एक क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे होता है ना एक जंगल का शेर कि जिसको जंगल में रहा है तो वो खुद शिकार करके खाएगा, पर दूसरे होते हैं अपने सर्कस वाले शेर। तो ऐसा वो क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये सब छोड़कर आपको ये चीज़ में ज़्यादा मज़ा आने लगा, जबकि आप अभी भी अपनी पसंद की चीज़ नहीं कर रहे थे? तो वो बिजनेस के प्रति ऐसा अट्रैक्शन क्या था आपको? इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये थी कि मेरे को एक बहुत डर सता रहा था कि मैं सुबह 8 से 4 में, एक बार मेरा मन, ये 8 से 4 में अगर मेरा मन लग गया तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। एक ये बहुत डर था मेरे को कि मैं मेरी क्रिएटिविटी खो दूंगा। ऐसा मतलब? क्या होता है जनरली 8 से 4 और बाद की खाली टाइम, और एक कंफर्ट जोन में आदमी आ जाता, सैलरी आ रही, अच्छे से काम चल रहा ऐसा। और फिर उनका एक बॉन्ड था 5 साल का, वो मेरे को है ना स्वीडन भेजना चाह रहे थे, लेकिन वो बॉन्ड उनका 5 इयर्स का बॉन्ड था और मैं बॉन्ड नहीं लिखना चाह रहा था क्योंकि मेरे को लिबर्टी होना था। एक बात ये थी, और दूसरा मैं परिवार से दूर था, और मतलब अगर ऐसे ही नौकरी करना है, परिवार से दूर रहना है, अपन परिवार के क्या काम आएंगे। परिवार के मैं काम आता ही नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसे भेजता था, माँ बाप भाई बहन इधर रहते थे, मैं उधर, एक थॉट था। इसलिए जब लोकेशन भी ढूंढे गए मेरे लिए, पुणे, हैदराबाद, पुणे मेरी बहुत इच्छा थी। ऑलरेडी मैं जॉब करता था कॉलेज टाइम में भी, मैं ईगल फ्लास्क, जय हिंद स्काई की बोले तो जो लूना TFR आती थी, इनकी फिरोदिया ग्रुप की, ये इनके मैं ऑलरेडी प्रिंटिंग करता था। 7 साल पुणे रहा मैं, 6 साल मैंने जॉब किया, तो मेरा ऑलरेडी वहाँ सेटअप बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे कज़िन फैमिली में कुछ तो भी, मेरे कज़िन ने अफेयर करने की वजह से पुणे मेरे लिए क्रॉस हो गया। बाद में चॉइस थी हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद मेरे कज़िन है, उनकी फैक्ट्री है, तो हैदराबाद रह सकता, इधर रह सकता। फिर मला हैदराबाद ही जाना है, फिर मैं अकोला ही क्यों ना रहूँ। जबकि बेसिक थॉट बोल रहा, सबकी माफ़ी मांगते हुए, अकोला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अकोला मैं 11वीं छोड़ के चले गया था, तो इसलिए मेरा वो फेल्योर दिखता था मेरे को हमेशा, तो इसलिए मेरे को अकोला पसंद नहीं था। अकोला के रास्ते भी मेरे को बहुत कम मालूम थे। यहाँ आपके मेंबर में अमोल अग्रवाल भी है, इसके पापा जो डिप्टी कलेक्टर रहे, ये मेरे पहले रूममेट थे यहाँ के, इन्होंने ही मेरे को अकोला के रास्ते दिखाए थे 11th में। और दूसरा वो घर का अट्रैक्शन था कि मैं कहीं तो काम आऊँ, और ये बात उतनी ही सक्सेस हुई कि मेरे माता पिता के ओल्ड एज में मैं काम आया उनके, उनका मेडिकल, बच्चों का एजुकेशन, उसके लिए अकोला में एक घर बन गया, और हम बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई ऐसा मुझे लगता, और मुझे भी उस बात का सेटिस्फेक्शन है। कमलेश भैया, जो आप बात बोल रहे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है या बहुत सारे लोग हैं, उनको जैसे एक आकर्षण है कि बड़े शहर में जाकर एक 9 to 5 जिसकी आपको नफ़रत है, वो जॉब करना, और सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, फ्री टाइम मिलता है, और घर से दूर रहना, ये सब चीज़ें हो रही है। बट आप इन सबसे विपरीत, मैं वापस बोल रहा हूँ, आप अकोला आ रहे और वो काम कर रहे थे जो शहर में कर रहे थे, जो पसंद नहीं था, वो काम कर रहे थे जो पसंद नहीं था। तो ये युवा पीढ़ी के लिए कुछ मैसेज है? 100%। माँ बाप इधर अकेले रह रहे,
अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भी ऐसे आते कि ये माँ बाप की गलती है, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया। ठीक है ना, गलती कर दी उन्होंने, उनके कर्तव्य उन्होंने कर दिए कि पढ़ा दिए, लेकिन अब आपकी ड्यूटी है आगे क्या करना चाहिए। वो बोलते आप बिजनेस छोड़ो, हमारे साथ चलो। माँ बाप जा नहीं सकते। जहाँ जिनका कर्मभूमि रहती है वो आदमी कर्मभूमि कभी छोड़ता नहीं। उनको फोर्सफुली लेके जाते लोग। फोर्सफुली लेके जाने के बाद उनका जीवन 80 साल का है, 70 साल में ख़त्म हो जाता। मैं तो चाहता हूँ बच्चों ने अपने पापा चलते फिरते यूनिवर्सिटी है या घर का जो बिजनेस है वो एक ऑलरेडी इतना सेटल्ड बिजनेस है इतने साल, अगर आप पापा का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं तो आपने वो बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर खुद का आप बता सकते हैं। मैं तो वो विजन से ही आया था कि मैं घर वालों के लिए कुछ काम आऊँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, जिस दिन मैं रिसोर्ट से 10,000 रुपये लेके, एक मेटाडोर थी अपने घर में, उसमें जितना सामान लगता उतना भर के मुझे रवाना कर दिया था। और मेरे से इमीडिएट बड़े मेरे जो ब्रदर है वो मेरे साथ आए थे यहाँ पे। तो कुछ नहीं, मेरे वो बस उस दिन से चालू हो गया और एक ही फोकस था कि अपने को करना है और अच्छे से करना है। दुकान की झाड़ू निकालना, हर चीज़ मैं हाथ से करता था। साफ सफाई करना, आदमी कितना, एक आदमी था मेरे पास, 2 हुए। जिस दिन आया उस दिन प्रे किया मैंने कि मतलब भगवान 2-3 आदमी रहे, उनका भी घर चले, मेरा भी घर चले। बस इतनी छोटी सी सोच लेके मैं यहाँ आया था। बोला देखेंगे करेंगे। वो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि एक टाइम ऐसा था कि 90 लोग काम कर रहे थे, सब अच्छे से हो रहा था। लेकिन एक विज़न था कि मेरे को मेरी क्रिएटिविटी करना ही था, उसको कहीं ना कहीं मेरे को जगह स्पेस बनानी थी। और जो आप 2 बार मुझे पूछे कि वहाँ क्या, वहाँ लिटरली दम घुटता था। सैलरी बहुत अच्छी थी तब, 18,000 सैलरी मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया में थी और इधर मुड़ के 34,000 सैलरी थी। तब के ज़माने में ये बहुत सैलरी हुआ करती थी। और मेरे को फैसिलिटी क्वार्टर था, मैं ऑफिसर ट्रेनी था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्वार्टर था। तो मैंने क्वार्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 दिन रहा। मैं 22 दिन में ही मैंने एप्लीकेशन दिया कि मेरे को बैचलर क्वार्टर में शिफ्ट कर दो, मैं उनके साथ रहूँगा, मैं अकेला नहीं रह सकता यहाँ पे। तो ये ऐसा करके मैं इधर शिफ्ट भी हो गया था। और मैं वहाँ भी था HPCL में, तब भी मेरी क्रिएटिविटी जारी थी। तो वहाँ भी मैंने मीटिंग्स होती थी हमारी मंडे को, और हमको मंडे सुबह अमूल का पूरा एक ट्रिप कराते थे, दूध कैसे धोया जाता वो पूरा। तब भी मैं वहाँ बोलता था कि ये गलत हो रहा, ये प्रिंटिंग गलत हो रहा। वो बोलते थे कि नहीं नहीं, जो चल रहा ना कोठारी चलने दो। मेरा 6 महीने का ट्रेनिंग था और मैं दिन भर खाली था, तो मैं नाइट शिफ्ट में भी वहीं रहता था, सुबह शाम वहीं रहता था। हमारा बॉस जब भी आता था, महेंद्रू करके हमारे बॉस थे, जब भी आते थे, कोठारी इसकी सैलरी नहीं मिलती रहती। मतलब सर कोई परवाह नहीं, मेरा 1 महीने में पूरा हो गया। बोले कोठारी इतना फास्ट मत चलो, अच्छी बात नहीं है। और लिटरली ऐसी हुआ, मशीन रिपेयर का काम, हर काम हमें करना पड़ता था। मशीन की लेंथ होगी करीब करीब 120 फीट, और वो मशीन, एक यूनिट बंद हो गया था रात के समय, तो मुझे कॉल आया था, तो मैं गया था। मैं मशीन के एकदम बॉटम में था और मशीन की हाइट थी समझो 22-23 फीट ऊपर से बड़ा चेन पाना रहता ना, पर्पजली वो छोड़ा गया मेरे चेस्ट पे। उस दिन वो शौक था मेरे लिए कि मतलब इनके ऊपर अपन आ रहे, तो ये कितनी तकलीफ हो रही है इन लोगों को। फिर ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जिसका कारण फिर मैंने कंपनी छोड़ दिया। और बहुत पॉलिटिक्स था जिसमें मन नहीं लगता था कि राजनीति नहीं होना चाहिए, और जॉब में राजनीति रहती ही है। अकोला में पहला ब्रेक थ्रू? अकोला में मैं पहले आया, फरवरी में आया था मैं, लेकिन मेरे भाभी की तबीयत सीरियस होने की वजह से घर में देखते ना कि कौन खाली है, वो मैं ही नया नया लगे हुआ था। तो मेरे को बोले बेटा तू बंद करके आ जा रिसोर्ट। मैं बंद करके रिसोर्ट गया, मैं भाभी की सेवा में लग गया। वो पहले तो टीबी डिटेक्ट हुई, लेकिन टीबी समझ के, लेकिन कैंसर था एट लास्ट। वो भाभी चले गए मेरे। तो मेरा ऑफिस एक बार स्टार्ट होके बंद भी हो गया था, फिर रीस्टार्ट हुआ 12 अक्टूबर 1992 को। जब मैं यहाँ आया, पहले तो ठीक ठाक काम चल रहे थे, विजिटिंग कार्ड छाप रहे थे, ये कर रहे थे। जॉब मांगने में कभी किसके यहाँ गया नहीं। 3 लोग हैं गांव में, एक ज्योति इंजीनियरिंग कंपनी है जो PN एंटरप्राइजेस वाले, उनके यहाँ एक सिर्फ मैं जॉब मांगने गया था। और यहाँ रॉयल इंजीनियरिंग कंपनी है, प्रमोद भैया गुप्ता, उनके यहाँ गया था। उसके बाद मैं जीवन में कभी जॉब मांगने किसी के यहाँ गया नहीं। ये मेरी ठसन नहीं है, अहंकार नहीं है, लेकिन प्रभु कृपा ऐसी रही कि जॉब चलकर ही यहाँ आए। और पहला ब्रेक मुझे मिला, विजू भाऊ राठी है जो समाज के अपने ये है, प्रधानमंत्री है, उन्होंने लेके आए चंद्रकांत जी राठी, राहुल भैया के पापा को।
वो आए देखे और सादा मेरा, मैं एक कूलर का अड़ोसा करेवा, क्योंकि मेरे ऑफिस के सामने टॉयलेट की जगह थी, एक कूलर के अड़ोसे से बैठा, एक टेबल था सादा लोहे का, शारदा की लोहे की चेयर आती थी, 4 चेयर लिया, एक मेरे लिए 3 कस्टमर के लिए, और एक सादा पर्दा लगाया हुआ था। लिटरली उस एरिया की मुस्लिम लेडीज़ तो बच्चों को लेकर टेबल पर रखती थी, डॉक्टर साहब इसको चेक करो, अरे भाई ये प्रिंटिंग की दुकान है। ऐसे चलता था। तो पहला ब्रेक मिला मेरे को चंद्रकांत जी राठी के थ्रू, राहुल भाई के शादी के कार्ड के लिए वो आए थे, और मेरे यहाँ ऐसे ही अपने चिमन लाल जी भरतिया अंकल आए थे। वो तो मेरे को बहुत डांटे, बेटा मैं तेरे को जगह देता, तू यहाँ कहाँ बैठा, तू इधर आ जा। मैं नहीं अंकल, ये मेरी खुद की जगह है, मैं यहीं बैठता हूँ। दोनों नाम जो आपने बताए, सी और सी, चंद्रकांत जी राठी और भरतिया जी, चिमनलाल जी भरतिया, ये दोनों जहाँ तक मुझे पता है गांव के नगर सेठ रह चुके हैं। तो ये जब इनका काम हो गया, सब चीज़ें मेरे ख्याल से अब ट्रैक पे आने लग गई, तो इस बीच एक सवाल शायद सबके मन में होगा, उस शादी का कैसे हुआ फिर, क्योंकि पहले प्रपोजल आने बंद हो गए थे। मेरे है ना, पहले काम करने को बस 2-3 महीने का ये मेरा बेसिक स्ट्रगल था, और इसमें बस जैसे ही काम करते गया तो बहुत पब्लिसिटी होती गई। फिर संघवी जी का काम, जैन सन्स वाले दिलीप बहू का काम, ऐसे काम मिलते गए। फिर मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया। फिर मैंने मेरा ऑफिस बनाना चालू किया, पूरा ऑफिस मेटल में मैं बना ही रहा था। फिर सिलसिला चालू हो गया देखने दिखाने का। अभी के जैसे बच्चों को देखने आते, ऐसा कोई सिस्टम था नहीं पहले, ये तो मेरे एज के सभी लोग जानते होंगे। तब बस वो आते थे, देखते थे, अपन अपना काम करते थे, चाय ले की कॉफ़ी ले की, पूछ लिया, काम खत्म। अभी तो खाना खिलाना पड़ता, क्या क्या करना पड़ता लड़की वालों को। तब मेरे ससुर जी आए, देख के गए। बस वो मेरे ऑफिस में लड़कियां काम कर रही थी, वो हमेशा मेरे को डायलॉग बोलते थे, चारों तरफ गोपियाँ बीच में कन्हैया। मला भाई मेरा स्टाफ है, ऐसा मत बोलो। बस वो देखना दिखाना वो भी वैसे ही हुआ। बस मैं एक बार देख के आ गया, मैं मेरे काम में लग गया। बस एक दिन मेरे को फ़ोन आ गया भैया का, बेटा तेरी सगाई होगी। बोला ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ब्रेक थ्रू हुआ, आपने ऑफिस नया कर लिया, अब घर भी नया बन गया, ज़िंदगी भी नई शुरू हो गई। ये सब चीज़ों के बीच जब चीज़ें सब ट्रैक पे चलती है, बिजनेस में ऐसा होता है कि जब बिजनेस ट्रैक पे आता है तो ऊपर वाला आपको लेवल 2 पे भेजना चाहता है। तो लेवल 2 पे जाने के पहले कुछ ना कुछ एक सेटबैक देता है वो। तो वो सेटबैक और उससे उभरे कैसे? पहले तो बहुत सीधा सीधा सब चल रहा था। एक काम में जो व्यस्तता रहती, काम में एक लगन थी, डिवोशन था, बहुत प्रामाणिकता से ही काम कर रहा था मैं। काम बहुत सारे गलत भी होते थे क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, डायरेक्ट बिजनेस में आने की वजह से एक्सपीरियंस नहीं था। यानी किस्सा मैं आप ही के यहाँ का सुना था। ओंकारमल बछराज फर्म, आपके यहाँ के कार्ड प्रिंट हो गए थे, प्रेशर बनता था, टाइम लिमिट मालूम नहीं रहती थी कि कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा। पूछते थे कितने दिन में देंगे, 1 हफ्ता लगेगा अंदाज। काम हाथ में 2-3 रहते थे, वो हफ्ते के 10 दिन हो जाते थे। लेट हो गया, नाराज़ी होती थी। ये नाराज़ी मेरे साथ बहुत दिन चली क्योंकि वो कैलकुलेशन जमा ही नहीं। फिर कॉस्टिंग, क्योंकि तब है ना लेटर प्रेस प्रिंटिंग हुआ करती थी जो सादी मशीन से होती, और मैं लेके आया स्क्रीन टू कॉस्टली, यानी ऑलमोस्ट लेटर प्रेस से डबल। तो डाइजेस्ट होने का सवाल नहीं। बस उसी टाइम से एक स्टैंप लग गया, कमलेश कोठारी या कोठारी ग्राफिक्स बोले तो बहुत महंगा। वो स्टैंप लग गया, लेकिन वो स्टैंप कुछ दिन बाद बहुत अच्छा भी लगने लगा मुझे। मैं ठीक है, अपने वहाँ सिलेक्टेड ही लोग आते, बहुत अच्छी बात है। तो आपके यहाँ का एक कार्ड प्रिंट कर रहा था, पूरा प्रिंट फाइनल हो गया, अंदाज था नहीं। तो कार्ड का गड़बड़ की वजह से हमने कटिंग के लिए ले लिए, वो मशीन में दब गया, उसका पूरा बंडल बन गया कार्ड का। 100 कार्ड काटे तो 100 कार्ड एक ही हो गए पूरे। दूसरे दिन डिलीवरी देना, फुल टेंशन, बोलेंगे कैसे भैया को। बस रात भर जग के पूरे कार्ड नए प्रिंट किए, नुकसान तो हो ही गया। दूसरे दिन प्रिंट करे, वापस प्रेजेंट करे। फिर आपके यहाँ हमने कुछ लगाने दे दिए थे कि भाई आप टिक्की लगा लो, चावल लगा लो, आगे का काम आप करो। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ करते गए, काम आगे बढ़ते गया। ऐसा समझो ना 96, 97 तक आ गया। फिर जगह कम पड़ने लगी तो सामने का गोडाउन किराए से लिया, पीछे जंगम मठ है वहाँ 2 गोडाउन किराए से लिए। ऐसा धीरे धीरे काम बढ़ते गया, बहुत मज़ा आने लग गई। सब एग्जीबिशंस में अटेंड करता,
जब से कॉलेज टाइम से आज तक के कोई एग्जीबिशन इंडिया का प्रिंटिंग के रिलेटेड मैं छोड़ता नहीं, तो उससे एक्सपीरियंस होते गया। फिर 98 में मैंने मेरा ऊपर का ऑफिस बनाया। 98 में ऊपर का नया ऑफिस बन गया। पहला झटका बैठा मेरे को, मेरे यहाँ स्टाफ बहुत था तब, सब बच्चों ने स्ट्राइक कर दिया। फुल सीज़न का टाइम था, यानी आई थिंक सो 22 फरवरी की तारीख थी, और सब बच्चों ने मिलकर स्ट्राइक कर दिया। लोगों के काम देने पड़े हैं। मेरे मित्र, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरे सब मित्र, मेरा भतीजा दीपक, उसके मित्र, ये लोग रात भर काम करते थे, मैं दिन भर काम करता था। हमने खुद हाथ से काम करके लोगों के पहले डिलीवरी दिए जॉब्स। बहुत दिन तक चला। लोग बाहर खड़े रह के मेरे नाम से मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते थे। 22 दिन तक स्ट्राइक चली। आखिरी मैंने लॉकडाउन डिक्लेयर किया। फिर वो सब लेबर कोड मैनेज करके ये करके वापस खोले, पूरा नया स्टाफ करे। कुछ स्टाफ आज भी मेरे साथ है उसमें का, बाकी सब निकल गए। उसके बाद मैं आया 2001 में मैंने नागपुर ऑफिस चालू किया। नागपुर ऑफिस का एक एक्सपांशन मोड में था कि अपन एक काम चालू करते। संस्कार नाम रखा वहाँ पे, हमने बहुत धूमधाम से ऑफिस चालू किया। वो काम करते करते इधर क्या हो रहा था, जैसे जैसे काम करते जा रहे थे, लेकिन बिलिंग प्रॉपर जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा था, डिले हो रहा था। उसमें लोगों की तो गलती नहीं है, अपन वसूल करने में कमज़ोर रह गए, तो वो सेटबैक बढ़ते गया। आखिरी वो 2003-04 में वो सेटबैक आ गया फाइनेंशियल, कि जिसमें मिट आउट नहीं हो रहा था। वो 2004 to 2008 ये बहुत दिक्कत वाला विषय था मेरे लिए, और मेरी मिस्टेक थी। अकोला की विशेषता है कि यहाँ इजी फाइनेंस अवेलेबल है, 1 रुपये में पैसे मिलते, सॉरी लेकिन सही में मिलते, और बहुत जगह से पैसे आ जाते। वो कैलकुलेट कर नहीं पाए, अनवांटेड पैसे ज़्यादा आ गए, और बैंक लोन ये सब ऐसा करते करते वो उसका बहुत बड़ी अमाउंट हो गई वो। फिर इसमें से रास्ता दिखाने वाले मेरे बड़े भ्राता BM अग्रवाल जी, घर के लोग, इनको तो पहले पता ही नहीं था, सिर्फ BM साहब को पता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे को रास्ता दिखा के उसमें से बाहर निकाले। मुझे बहुत लोगों ने पैसे दे के हेल्प भी करने की कोशिश करे, लेकिन मैंने मेरे जो मेन पथदर्शक थे उनको बोला, आप मुझे इसमें रास्ता दिखाओ, नहीं तो इतना गड्ढा तो मैं वापस कर लूँगा। हाँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं ये नहीं जानता बाकी फाइनेंशियल इशू। लेकिन वो भगवान की दया ऐसी कुछ हुई कि मेरा काम वैसे के वैसे चल रहा था। काम में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, नाम में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। थोड़ी बहुत वो उछाल आई, लेकिन मेरे मित्रों ने संभाल लिया, घर वालों ने संभाल लिया, परिवारजनों ने संभाल लिया, से काम बनते गया। और 2008 26 मार्च थी वो तारीख, उस दिन मैं 100% लोन फ्री हो गया। ना मेरा बैंक की लिमिट थी, ना किसी का 1 रुपये का कर्जा था। उस दिन मैं 100% फ्री हो गया। उस दिन लिटरली बुल्डाना अर्बन के बाहर आके, वो एक झाड़ है आज भी याद है मेरे को, बाहर आके मैं इतना रोया अकेला, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि अरे आज मैं फ्री हो गया। बस ये स्टोरी में बहुत लोगों का हेल्प थी, लेकिन इसमें एक कहना चाहूँगा मैं, यही हाथ थे, यही दिमाग था, यही कमलेश कोठारी था। 1997, 2000, 2001 तब तक के 2004, ये यहाँ तक के वही मैं था। 2004 में इधर मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा था। उसी टाइम मेरे को नेशनल अवार्ड मिला, सबसे बड़ा अवार्ड था मेरे लाइफ का वो। यानी मैंने पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक आई थी मेरी प्रिंटिंग के अंदर, स्क्रीन प्रिंटिंग में, वो गोल्डन अवार्ड मिला था। लेकिन तब इधर साथ साथ ये चालू हो गया था मेरा फाइनेंशियल। लेकिन इसमें से बाहर आने में सब लोगों ने बहुत मदद करी। मुद्दे की बात ये बोलना चाहता मैं कि जो लोग पहले साथ में थे वो आज भी साथ में हैं, लेकिन इन बिटवीन जो घटनाक्रम हुआ, इसमें देखने का नज़रिया जो बदलता। आदमी बोलता पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। पैसा है तो सब बातें हैं। यही मैं था 2004 से 2008 तक। जो आपके साथ बर्ताव होता ना, जो ट्रीट करते लोग, जो देखने का नज़रिया होता, वो एकदम चेंज हो जाता। आपको एक फेल्योर मॉडल बोल के लोग देखना चालू करते। बस ये तो ईश्वर की कृपा है, माँ बाप के आशीर्वाद है और दोस्तों का प्यार है कि मैं उसमें से बाहर निकल गया। नहीं तो निकलना बिल्कुल मुश्किल का नामुमकिन ही है, लेकिन उसमें से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद समझ गया
बहुत बार कोशिश भी की है कि भाई ये बहुत बहुत बड़ा सर्कस है, इसमें एक्चुअली डर गया था मैं। एक नाम रहता, एक रुतबा रहता, परिवार का नाम रहता, अपने से जुड़े हुए लोग रहते, अपने को सबका डर लगता, साला अपन आज पैसे नहीं दे पाए तो लोग क्या बोलेंगे, अपने मित्र लोग क्या सोचेंगे अपने बारे में। तो यहाँ एक थॉट आता, हर किसी को आता, लेकिन एकदम रॉन्ग है, ये मेरी भी गलती थी, इसमें एकदम वर्स्ट थॉट है सुसाइड। वो हर किसी के मन में आता ही जिस पे फाइनेंशियल लोड होगा, वो थॉट भी आया, सब आया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से क्या, उसमें से मैं एस्केप हो गया। और अब जब अपन बात करते, अब ये जो दौर चल रहा मेरा पिछले 15 साल से 2008 के बाद वाला, फिर अपने आप ग्राफ बढ़ते गया, काम अच्छे होते गए। इन बिटवीन मैंने इवेंट्स ज्वाइन किया, जो आपने मेरे को प्रोजेक्ट करा इवेंट के वजह से, उस पर अपन बहुत सारी बात कर सकते हैं। बस मैं 2006 से इवेंट में आ गया। इवेंट यानी लोग बोलते हैं ना कि कहीं कुछ मजबूरियाँ ही आदमी को नई अपॉर्चुनिटी देती, तो ये मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस ने मेरे को इवेंट एक देन दिया। मेरे को कुछ तो एक्स्ट्रा इनकम होना था, इस वजह से मैंने इवेंट्स चालू किए। और जैसे ही इवेंट चालू किया, सबसे पहले कंसल्टेंसी चालू किया मैंने। वो बोलते हैं ना वासरत लंगड़ी गाय शाहानी, वैसा मैंने काम चालू किया कि अपन फॉरेन वालों को कंसल्टेंसी देते जिनको कुछ समझता ही नहीं, ऐसे से चालू किया। फिर मारवाड़ी शादियाँ मैं लोगों को सजेस्ट करने लग गया। मेरे को 50,000 रुपये मिलते थे, 50,000 रुपये आए कि 2-4 चिट्ठियाँ से लट जाती थी। ऐसा बहुत काम किया मैंने और तब 10,000 5,000 की चिट्ठियाँ थी। तो ऐसा करते करते मैंने इवेंट में आ गया। इवेंट में फिर ग्रिप बहुत अच्छी बैठ गई। मेरा प्रिंटिंग का फील्ड, विजन, आर्टिस्टिक लाइन होने की वजह से इवेंट में मैं मेरा जो इनपुट देना था वो बहुत पावरफुल दे पाया, क्योंकि प्रिंटिंग था, कलर्स थे, ये सब चीज़ें मायना रखती इवेंट में। तो उस चीज़ की वजह से, इवेंट की वजह से मैं बहुत अच्छे लोगों से मिलते गया। उनकी लाइफ स्टोरी, उनका काम करने का तरीका, उनका बिहेवियर, अपना तो क्या छोटा सा रहा तो अपन बहुत कुछ बताते, जो मेरे साथ अभी चल रहा। मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन इतना बताया जा रहा तो अगर ऐसा होता ना तो इतने लोग नहीं आते सुनने। फिर इवेंट की वो चालू हुई बात, तो फिर बाद में धीरे धीरे 2-3 अवार्ड मिल गए। इंटरनेशनल अवार्ड के लिए मैंने 2-3 बार ट्राई किया, वो मिले नहीं मेरे को धीरे धीरे अब बस इवेंट में मैं काफ़ी जोर में चलने लग गया। कमलेश भैया, जब हम इवेंट प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सोचते हैं, तो मैंने हमेशा देखा है कि आपके इवेंट्स में बहुत बारकाई वाली चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा बारकाई वाली चीज़ें होती है। और कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो अपना इवेंट है, क्योंकि बारकाई वाली चीज़ों का बहुत ही ध्यान होता है। प्लस जो हमारे संस्कार हमको विरासत में मिले हैं, ट्रेडिशन में मिले, कुछ लोग नहीं कर पाए, उसको संजो कर नहीं रख पाए, पर आप उसको अलग अलग तरीके से बाकायदा उसका मतलब बहुत ही अच्छे से मैनेज कर कर उसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये बारकाई वाला गणित कैसे? इसकी शुरुआत तो घर से है। सबसे पहले भतीजी की शादी किया था 1995 में। उसमें गौर किया कि अपनी शादियाँ कैसी होती। उसमें बहुत अप्रिसिएशन मिला घर में कि बहुत अच्छा सा करो तू तो, ऐसा। इस वजह से फिर, और हम लोग है ना, पूरा इवेंट जो भी करते वो पता नहीं गुण में ही है, इस चक्कर में तो बाईपास हो गया मेरा अरे बाप रे क्योंकि बेस से बेस देना है, पूरा 100% देना है, ये सब बात। इसमें मैं इवेंट की आपको स्टोरी बताता। हम क्या करते, सबसे पहले इवेंट जिसका भी है, जो भी हमारे पास चलकर आता है, पहले उनसे एक मीटिंग, नॉर्मल मीटिंग करते हैं। सेकंड मीटिंग उस साइट पे करते हैं। और पता नहीं, वो गॉड गिफ्ट है, जो जगह पे जाते वो जगह पे एक बार उनके साथ मीटिंग करने के बाद उन लोगों को सबको बोलता है एक बार आप चले जाओ, मेरे को इस जगह के साथ मेरे को छोड़ दो आधा घंटा। वो जगह से जब अपन रूबरू होते तो लिटरली वो जगह ही बोलती कि यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। एक स्ट्रोक में, एक मीटिंग में वो जगह कहीं की भी रहे, जयपुर की रहे कि इधर चेन्नई की रहे, एक की बार में हम डिसाइड करते कि यहाँ क्या करना है। सबसे पहला 2 मीटिंग हो गई। सेकंड मीटिंग करते हम बजट्स की, कि भाई आपका बजट कैसा है, क्योंकि बजट के बाहर जाना नहीं चाहिए। जितने भी इवेंट्स करे अब मैंने आज तक के, खुद के बेटी की शादी छोड़ के कोई इवेंट बजट के बाहर गया नहीं। खुद की बेटी की शादी छोड़ क्योंकि उसमें बजट ही नहीं था
तो उनके बजट में करते। फिर हम कंसेप्चुअलाइज करते पूरी मैरिज कि क्या कंसेप्ट होना चाहिए। हम लोग हमेशा ट्रेडिशनल और कस्टमाइज पे जोर देते। वेस्टर्न मैं ऐसे भी लाइक नहीं करता, ये भी बात है, लेकिन मैं वेस्टर्न को प्रमोट भी नहीं करता, लेकिन मैं अपोज भी नहीं करता कोई कर रहा तो फिर उनको उतनी लिबर्टी रहती कि भाई आप संगीत में कर लो। लेकिन हम हुए उतने प्रोग्राम ट्रेडिशनल करते। और मैं बोलूँ कि अपनी राजस्थानी संस्कृति इतनी रिच है कि अपने किसको कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने ट्रेडिशन अभी भी छुपे हुए मालूम नहीं लोगों को। तो ये सब निकलना चाहिए, बाहर आना चाहिए। अपनी संस्कृति को लोग फॉलो कर रहे हैं और अपन वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद पूरा फाइनल हो जाता, कंसेप्चुअलाइज, फिर डिज़ाइन करते। डिज़ाइन करके एक प्रेजेंटेशन देते उनको हम। जैसे ही प्रेजेंटेशन हो गया कि फुल पेपर वर्क कर लेते और पेपर वर्क रेडी हो गया कि हम प्रोडक्शन में लग जाते। और इवेंट मैं कोई बुक से पढ़ा नहीं, कहीं से पढ़ा नहीं। बहुत दिन तक मैंने लेक्चर लिया NIM पुणे में। मैं वहाँ जाता था, इवेंट मैनेजमेंट पढ़ाने जाता था। पढ़ाने कम जाता था, मैं पढ़ने ज़्यादा जाता था। मैं जाता था, उनको पढ़ाता था, उनके साथ मीटिंग करता था, तुम क्या क्या करते बताओ। फिर वो बताते थे मेरे को कि हम ऐसा ऐसा करते हैं सर। क्योंकि इवेंट प्लानर बोले कि क्या रहता, वो कान में क्या बोलते, बाली रहती, थोड़े कपड़े फटे हुए वगैरह रहते, थोड़ा स्टाइलिश रहता और गोरे चिट्टे रहते। ये एक भी गुण मेरे में नहीं है। तो इस वजह से क्या होता था, मैं जहाँ भी गया ना, तो जिस आदमी के भरोसे मैं जाता, मेरे जितने भी इवेंट किए मैंने कहीं ना कहीं पावरफुल सोर्स के वजह से ही करे। बाद में तो नाम की वजह से मिले वो बात अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे नाम की वजह से कभी इवेंट नहीं मिले। मेरे को देख के तो कभी नहीं मिले। मेरे को देखते जैसे पोलाद इंडस्ट्री वालों का इवेंट किया मैंने, जालना वालों, बहुत बड़ा ग्रुप है जी। गोयल बोले नहीं, अपने कोठारी जी से ही करना है, क्योंकि उन्होंने पोलादी मानसा करके वो, उसमें मुझे भी नवाजा गया था। क्यों नवाजा गया था उसमें? अब वो तो मैं नहीं बोल सकता, उस पर बुक भी छपी हुई है मेरे पे। हाँ, कुछ बात मैंने पढ़ी है या सुनी है, मुझे नहीं पता। वो आपसे मिलने भी आए थे और फिर वो सब चीज़ें हुई थी, कुछ डिस्कशन भी हुआ था। बहुत डिस्कशन हुआ था। उनको 2-3 फैक्ट्री देखना था, यहाँ PKV में कार्यक्रम हुआ था वो। तो वो बोले मेरे को 2-3 फैक्ट्रीज देखना है। उन्होंने सुनील जी नन, लिबेन लेबॉर्ट्री, ऐसे 2-3 जगह गए। तो उनका एक चलते गाड़ी में था कि मेरे को यार वो कोठारी जी है ना, उनके यहाँ चलना है। तो वो अपने ऑफिस पे आए। वो इतना बड़ा आदमी ऑफिस पे आ रहा, तो मैंने मेरे मित्रों को बुला के रख लिया वहाँ पे कि बोला आप भी ज्वाइन करो। तो कुछ लोग पहुँच पाए, कुछ लोग पहुँच नहीं पाए। उसमें किशोर बाबू भी थे। और जब वो आए तो 10 मिनट के लिए आए और 3-3.5 घंटे घर से खाना खा के गए। और उनका बहुत बड़ा ऑफर था, उनको हेलमेट इंडस्ट्री में मेरे साथ कुछ क्रिएटिविटी करना था। तो उन्होंने ऑफर भी दिए थे। बोला नहीं, लेकिन मैं पार्टनरशिप भी नहीं करना चाहता और इतना बड़ा बनना भी नहीं था। तो पोलाद वालों के यहाँ की जब शादी के लिए मैं गया था, पहली मीटिंग में, यहाँ मेरे कलीग भी बैठे हुए हैं, उसमें एक नीलेश है। उसको याद है वो बात कि नीलेश है, जयत है, कि हम मीटिंग कर रहे थे तो आधे लोग उठ के चले गए। ये इंसल्टिंग था। लेकिन सुनील जी बोले कोठारी जी कोई हरकत नहीं है। मैं मेरा एक्सप्लेनेशन दिया। जिस दिन शादी स्टार्ट हुई, जो हमने वेलकम करे उनका, वो बाद में यानी ऐसा हो गई थी वो शादी कि कौन कोठारी जी, क्या कोठारी जी। बाद में वो इतने सारे इवेंट दिए उन्होंने, यानी उनके थ्रू बहुत सारे इवेंट आए। कमलेश भी, अभी तक का जो आपका मतलब, जैसा आप बोल रहे हैं सारे कंस्ट्रेंट्स ध्यान में रखकर आप काम करते हैं, तो अभी जैसे बीच में कहीं पढ़ा था मैंने कि मोदी जी भी अब शादी को एक इंडस्ट्री जैसा देख रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, अंबानी जी के यहाँ शादी हुई थी, कैलाश पर्वत पर कोई प्रोग्राम था। तो अब बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर इवेंट मैनेज कर वो शादियाँ करवाएं, फिर चाहे वो NRIs हो या इंडियंस हो। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बिकॉज शादी का सीज़न सीजनल होता है, तो हम लोग भी मतलब कॉम्पिटिटर बोलकर नहीं, पर आपकी इतनी सारी एजेंसीज है इवेंट मैनेजमेंट की, उसमें से कोई एक आध एजेंसी हम लोग भी कुछ उसमें अपना दे पाए समर्थन? 100%। आज तो आपने जो प्रोजेक्ट किया इवेंट प्लानर, तो मैं कुछ फिगर्स भी लाया गूगल बाबा की कृपा से। तो मैं बताना चाहता कि इवेंट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। कमलेश भैया, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि इवेंट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। नहीं, मैं तो बहुत छोटा किरदार है इसमें का एक। इवेंट इंडस्ट्री ऐसी है, स्टिल टुडे अनऑर्गेनाइज्ड है, अनडेवलप्ड है। जबकि अपने इंडिया की
सबसे बड़ी फोर्थ डेवलपिंग इकोनॉमी है जो इकोनॉमी में हेल्प कर सकती। चौथी ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया की, वो है वेडिंग इंडस्ट्री। सिर्फ वेडिंग? सिर्फ वेडिंग। मैं फिगर बोलता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। और एक विशेष बात बोलता, बाईपास तो हुआ ही मेरा, लेकिन जो फोर्ब्स के लिस्ट में मेरा नाम ऐसे तो नहीं आ सकता था, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट ये सबसे स्ट्रेसफुल जॉब है, ये शायद बहुत लोगों को मालूम भी होगा। और वर्ल्ड के जो टॉप जो 10 है उसमें का 5वें नंबर का है इवेंट मैनेजमेंट। आप सर्च कर सकते, गूगल पे देख सकते कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस जिसमें है वो इवेंट मैनेजमेंट। इस हिसाब से फोर्ब्स के लिस्ट में मेरा नाम है। अपने इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री की साइज है 4 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन? 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इसमें कैटरिंग और वेन्यू का परसेंटेज है 30%, गिफ्टिंग का परसेंट है 90%, डेकोरेशन का है 14%, इवेंट प्लानिंग का है 12%, लॉजिस्टिक है 9%, हनीमून जो टूर्स है वो 8%, फोटोग्राफी 3%, मेकअप आर्टिस्ट 3%। देखो सब लोग हैं इसमें, सबसे लोवेस्ट में मैं हूँ, इनवाइट्स में 2%। और ज्वेलरी अभी अलग है, बाकी खर्चे अलग हैं। ऐसा ये 100% शेयरिंग है इनका। और इसका ग्रोइंग रेट हर साल का जो 2021 का है 25 to 30% एनुअली है। इतनी बेस्ट इंडस्ट्री है। कैटरिंग के बाद कोई अच्छी इंडस्ट्री होंगी इनकम वाली तो इवेंट इंडस्ट्री है। ये सिर्फ इंडिया का है? ये सिर्फ इंडिया का बता रहा मैं आपको। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो जीडीपी वो 1 ट्रिलियन से भी कम है, और हमारे यहाँ की वेडिंग इंडस्ट्री 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। और बाहर भी जो शादियाँ हो रही ना, पहले अपने लोगों के लिए यूके में अलाउ नहीं करते थे। जो मैंने जो भी सो कॉल्ड शादियाँ करी हुई होंगी उसमें हिंदू की शादी या इंडियंस की शादी को बहुत कचरा करते, ऐसा लोग बैन करते थे। लेकिन अब वो प्रेफर करने लग गए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। अब मैं इसमें एक फिगर ऐसे बताता कि कोई लोग आना चाहते इवेंट इंडस्ट्री में तो इसमें कितना बड़ा मार्केट है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है अभी जो आया अपना 1.45। इसमें से 600+ मिलियन अनमैरिड है आज। यंगेस्ट पॉपुलेशन है अपने इंडिया का। 600+ मिलियन अनमैरिड है। 100+ मिलियन एक्टिव सीकर्स है जिनकी अब बस शादियाँ ड्यू ही है। अच्छा, एक्टिव सीकर्स है वो। और 11 से 13 11 to 13 मिलियन वेडिंग एवरी ईयर अपने यहाँ होते हैं। एक बार वापस बताइए फिगर। 11 to 13 मिलियन वेडिंग एवरी ईयर अपने इंडिया में होते हैं। इसमें 60% वेडिंग जो है 1 से 2 लाख के जो छोटे मोटे होते रहते वो है। इसके अंदर भी 70% शेयर जो बिग फैट वेडिंग होते उसका शेयर है। 70%? 70% वो पार्ट में, यानी तकरीबन 8 मिलियन के ऊपर। 12 मिलियन का 70%, 8 मिलियन 84, 8.4 अपन 8 ही पकड़ते हैं। हाँ, वो है बिग फैट वेडिंग। मतलब अपना टिकट साइज। नहीं, अपना तो नहीं बोल सकते। और इसमें एक विशेषता ऐसी है कि हर कोई यहाँ जो बैठे हुए हैं मैक्सिमम लोग, किसी को कोई शौक तो है नहीं, और उसमें बहुत स्पेसिफिक राजस्थानी 20% ऑफ लाइफ की इनकम जो है वो वेडिंग पे स्पेंड करते हैं हम लोग। और जो भी लोन लिए जाते अपने, जो भी जनरल लोन्स, उसमें के 20% लोन भी शादी के लिए लिए जाते हैं। वाह। पर जैसे कैसा होता है ना कि किसी किसी का सीज़न किसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होंगी, फसल अच्छी है तो मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आया तो कोई रंग देगा घर को, कोई नया घर खरीदेगा या कुछ होगा। शादी तो कंपलसरी है। और जो आंकड़े आप बता रहे थे वो आंकड़े बहुत ज़्यादा ललायत तो कर रहे हैं पर प्रेरित भी कर रहे हैं। बिकॉज शादियों का सीज़न जहाँ तक मुझे लगता है साल भर में मुश्किल से 5 या 6 महीने, और वो 5 या 6 महीने में भी हर महीने में मेरे ख्याल से तिथि होंगी 10, तो तकरीबन 365 दिन में से हम 65 दिन पकड़ते कि शादियाँ होंगी। 65 दिन की अगर 2 दिन की शादी है तो 130 दिन हो गए। तो बचे हुए दिन हम हमारा बिजनेस कर सकते हैं और 130 दिन ये इंडस्ट्री के लिए भी काम कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री में काम करने के बाद बाकी बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं। वाह। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सिर्फ स्ट्रेसफुल है। इसमें सिर्फ डिवोशन होना चाहिए,
जो भी लोग करते मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मैं मेरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा, मेरे को सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने इवेंट मैनेजमेंट बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ इवेंट कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में स्ट्रेस आता, इस वजह से हेल्थ इश्यू होने की वजह से मैंने बंद कर दिया। लेकिन मेरे को सब्स्टिट्यूट एजेंसी स्टिल टुडे पिछले 5 साल से ढूंढ रहा, कोई मिला नहीं। उसका रीज़न है जो लोग कर रहे हैं वो लेबर मैनेजमेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कोई कर रहा ही नहीं। लोगों को ना कुछ क्रिएशन होना, कुछ डिफरेंट होना, तो वो डिफरेंट करने के लिए पेंस तो लेना पड़ेगा आपको, और पैसे देने के लिए लोग तैयार है। बिफोर कोविड की बात अलग थी, आफ्टर कोविड तो लोग अभी वेडिंग कार्ड के लिए भी आते, 50 दे 1 लाख रुपए ले, ऐसा डायरेक्ट बोलते कि तू 1 लाख रुपए ले लेकिन 50 कार्ड सुंदर बना दे। सिर्फ 50 कार्ड के 1 लाख 50 रुपए। कार्ड, पहले 500 कार्ड के 1 लाख थे, अब 50 के 1 लाख देते। तो ये बात कैसी हुई, अब कोविड के बाद तो बढ़ गया उल्टा रेशो, ज़्यादा बड़ी शादियाँ होने लग गई, डेस्टिनेशन मैरिज होने लग गए। ठीक है, एक साइड में अपन देखो कि ये अपन बोलते कि भाई ये आडंबर हो रहा, एक विषय अलग है, लेकिन जिसको शादी अच्छी करना है ना, वो ना आडंबर को देखता ना कुछ देखता, वो सोशल, उसका फिगर कितना भी बड़े रहे वो बाहर गाँव जाके शादी करता। मराठवाड़ा में वो ट्रेंड आया था, कम व्यंजन कम है, तो फुल ट्रेंड आ गया कि बाहर जाके शादी करो। अपने यहाँ बंदी है, वो खुद ही गाँव का सेक्रेटरी है, तो अपन बाहर जाके शादी करते हैं। कमलेश भाई, एक चीज़ आपने बोली कि मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा, तो जो मैंने चीज़ बताई ना वो नायाब हीरा कमलेश कोठारी है। तो ऐसे ही हीरे तो बहुत रहते हैं, पर नायाब का सब्स्टिट्यूट तो वैसे भी होगा नहीं। तो मैंने जो उद्बोधन में बताया था, कहीं ना कहीं आपकी बातें और आपके शब्द उसको सार्थक करते जा रहे हैं। एक चीज़, आप एक शब्द यूज़ किए थे, बहुत सारे लोग इवेंट मैनेजमेंट कम करते हैं, लेबर मैनेजमेंट ज़्यादा करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। लेबर मैनेजमेंट बता रहा हूँ। अभी क्या होते हैं, लोग इवेंट लेते हैं, कम पैसे में लेते हैं, उनका भी स्वाभाविक है, कम पैसे में लेने की वजह से उनको पूरता नहीं। लेकिन है ना, समय नहीं है किसी के पास। एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत छोटा हूँ मैं इस बारे में, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन, लोगों के पास पैसा है, अपने अपने बच्चों के लिए सेविंग्स है, सब डिसाइडेड है, वेल प्लान्ड है। वो जब से करता ना, तब से मेरा बेटा ये पढ़ेगा, ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी, मैं शादी ऐसे करूँगा। कोई सिंपल करता, कोई कुछ करता, बाकी लेना देना जैसे कि वैसे, सब जैसे कि वैसे। तो उसका प्लानिंग पूरा है, फाइनेंशियल पूरा है। अब उसको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसा चाहिए कि भाई मेरे को कोई तो गाइड करे। कुछ साल पहले, 5-10 साल पहले, कुछ जो बुजुर्ग पीढ़ी खत्म हो गई, उनको पूरा नॉलेज था कैसे करना, क्या करना। अब जो मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आ रहा है ना, कंसल्टेंसी कोई बिजनेस थोड़ी है, मैं बहुत खुला बोल रहा सबके सामने। अब लोगों को नॉलेज ही नहीं है, तो फिर क्या करें कि ठीक है भाई, हम नॉलेज देते पैसे लेके। अब उनको विधि नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, कैसे करना ये नहीं मालूम, मैनेजमेंट कैसे होगा, इवेंट वाले प्रॉपर मिल रहे नहीं, फिर आप सजेस्ट करो, एजेंसी हमको आप करके दो। तो इस वजह से ये लोग हैं ना, सब ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है। उनको अभी एक सपोर्ट की ज़रूरत है, वो है इवेंट प्लानर। एक अच्छा इवेंट प्लानर रहा ना, लोग बहुत पैसे दे सकते। मैंने टोटल 76 to 78 इवेंट्स किए आज तक के, उसमें वेडिंग मेजर रोल में प्ले किए हुए हैं, और कुछ मीटिंग्स है, कुछ आर्किटेक्ट मीटिंग्स है, कुछ गेट टुगेदर्स है, कोई ट्रिप्स है, ऐसे सब मिला के 76 to 78 की लिस्ट है। इसमें इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आए हुए हैं हर इवेंट में। हर इवेंट एक अलग अलग सीख दे के गया हुआ है मेरे को। कमलेश भैया, आप एक वो होली का कार्ड बनाते थे जो आज तक कभी देखने में नहीं आया कि ऐसे कार्ड्स, तो ये संकल्पना कहाँ से आई? मेरे पास आखिरी 2-3 सवाल है, और बाकी फिर आप लोगों को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसमें ऐसा हुआ, जब काम स्टार्ट किया, काम तो था मेरे पास, लेकिन पैसा बन नहीं रहा था। लेकिन एक थॉट था, यंग तो आज भी हूँ, लेकिन लेकिन ऐसा चल रहा था कि कुछ तो करना चाहिए, अपन लोगों तक पहुंचना चाहिए। और एक मेरे लिए गुड लक की बात ये थी कि मैं जिस दिन आया यहाँ पे, हार्डली 5-6 महीने में ही मैं थोड़ा फेमस हो गया, और सब लोग लाइकिंग बढ़ने लग गई, और मज़ा आने लग गई मुझे भी अप्रिसिएशन की वजह से। फिर एक वो उत्साह भी था। फिर एक दिन ऐसी आया कि अपन लोगों के घर तक कैसे पहुँचे। फिर बस वो धीरे धीरे संकल्पना आई, और सबसे ज़्यादा खाली वो मड़ मास तो अभी चालू है, और तब होलकाष्टक रहते। फिर उतने टाइम मिलता था हमको, दिवाली के पहले से चालू होते थे तो कंटिन्यू काम पड़ता था।
होलकास्ट तक के 8 दिन खाली मिलते थे। मतलब चलो कुछ बनाते, और इसमें कंप्लेंट थी कि तू लेट देता काम, फिर हमको कार्ड बांटे नहीं जाते। फिर मैंने रिकॉर्ड बनाते बनाते लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मैं थोड़े से गया था, और 2700 कार्ड मैं एक दिन में बांटता था अकोला में। 2700 2700 कार्ड्स एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और हम क्रिएट भी है ना एक ही दिन में करते थे। जो भी सोचना है एक दिन में, जो अवेलेबल मटेरियल है उसमें। कभी कार्ड पहले प्लानिंग करके नहीं करे और कार्ड बांटते थे। वो कार्ड का रेपो तो ऐसा बन गया है, सुधीर भैया बैठे हैं यहाँ पे, ये तो कार्ड आया कि मेरे को फ़ोन करके चिल्ला के बोलते थे, चलो रे भाई होली चालू करो, कोठारी ग्राफिक्स का कार्ड आ गया। और एक कॉल उसमें मुझे भी याद है कि उस साल उनका कार्ड नहीं आया, तो उनको कॉल किया मैंने कि कमलेश भाई इस साल होली का कार्ड नहीं आया। तो बोले 1 मिनट, ठीक है। फिर वो बोले आपका नंबर 17वां है जिसने मुझे कॉल करके बोला है कि कार्ड नहीं आया। जो चीज़ अच्छी होती है ना कमलेश भैया, उसकी कमी अक्सर खलती है। एक सवाल थोड़ा सा मार्मिक है। मुझे याद है आपके ऑफिस में अपने घर में किसी की शादी के कार्ड जब बन रहे थे, तो आपने मुझे कोई किस्सा बताया था जो धुंधला सा मुझे याद है, कि जब शादी में नीचे पत्रिका में नाम लिखते हैं, तो पहले तो कैसे होता था ना कि दीवारों के बीच में घर होता था, पर आजकल का जो युग है वो घरों के बीच में दीवारें होने लगी हैं। क्या बात है। तो कमलेश भैया ने मुझे बहुत अच्छे से वो चीज़, वो एग्जाम्पल बताया था। उस समय शायद फुर्सत थी या पता नहीं, सरस्वती का आशीर्वाद मेरे साथ था। मुझे बोले थे कि कोई फैमिली आई थी अभी गई, और मैंने उनको इंसिस्ट किया कि ये नाम डालो, उन्होंने मना कर दिया। बट इसके बाद भी मैंने प्रूफ में उनका नाम डाला, और फिर जब वो प्रूफ उनको बताया तो वो दोनों भाई बिल्कुल गले मिल के बिल्कुल रोने लग गए, और वो शादी दोनों भाई ने साथ में अटेंड करी। ऐसा कोई किस्सा था कमलेश भैया? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सीख मेरे को घर से ही मिली हुई है। हमारे रिसोर्ट में डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी बबेरवाल, मोहन जी बबेरवाल एकदम फेमस थे, और मैं प्रेस में बैठता था थोड़ा थोड़ा, तो भैया उनको समझा रहे थे, बड़े भैया, अरे नाव नाकनू लगा, यान मत करो। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। अपने गांव के, मैं नाम तो नहीं लूँगा, गांव के एकदम प्रतिष्ठित लोग थे, लेकिन ऐसे किस्से आपने मुझे भी नहीं बताया था ना। ऐसे रोज किस्से होते, और उसमें स्पेसिफिक सॉरी बोलूँगा डॉक्टर कोई होगा तो, डॉक्टर लोग और उनकी पत्नियां जब आती है तो वो बोलती, था ना पीछाना, काका जी ने कौन पीछाना था, को नाम लिखो। अबे लेकिन काका जी है तभी तुम है ना, लेकिन अब वो कैसे समझाए। तो लोग नाम कट करते हैं, भाइयों के नाम लिखते नहीं। मला 4 लाइन का नाम मैं लिख रहा, मेरे को तकलीफ होंगी, आपको क्या तकलीफ है, आप नाम लिखो। ऐसे कितने किस्से हैं, अरे मेरे हाथ के नीचे से वैसे 30 से 35 किस्से ऐसे होंगे कि जिसमें मैंने ऐसा फोर्सफुली बोला, आप नाम लिखो, आपको क्या दिक्कत है। और बहुत से लोग मालूम नहीं है, उनके ऑल ऑफ सडन फादर चले गए, कुछ हो गया, ऐसे बहुत लोग हैं। अभी एक कंसल्टेंसी कर रहा, उसमें भी वही केस है, भैया हमको कुछ भी नहीं समझता, आप बोलो ऐसा करते। मतलब आपके काका जी है, हाँ, लेकिन काका जी का नाम हमने आज तक डाले नहीं। मतलब पप्पा नहीं है तो काका जी का नाम डालो। बहुत छोटी बात है, लेकिन इससे इतनी खुशी मिलती, और रिकग्नाइज करते बाद में कि भैया थैंक यू, आपकी वजह से देखो। तो वो मेरे ख्याल से जो आपने जितने काम किए, और 30 से 35 परिवार ये जो है वो उसमें अलग हो गया। वो शायद अलग इस तरीके से हुआ होगा कि बाकी जितने परिवार थे उसमें शादी हुई, और ये 30 से 35 परिवार में जो परिवार हुआ उसमें शादी नहीं हुई, जो शादी हुई उसमें परिवार हुआ। क्या बात है। आखिरी 2 सवाल कमलेश भैया, अभी तक का आपका जो सबसे बिगेस्ट एकदम लाविश, कि जहाँ पर किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं थी, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर, या मनसोख्त, जैसे बेटी की शादी के अलावा आपने कोई जो इवेंट किया होगा, तो उसकी कुछ मतलब ऐसा है कि कुछ तिलिस्मी चीज़ें, कुछ नायाब चीज़ें, या ऐसा कोई बिगेस्ट इवेंट जो आपको लगता है कि आपने किया होगा, तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ। अब मेरे मुंह से ही बोलता हूँ, मैं रामोजी फिल्म सिटी के पैनल पे हूँ, आज भी हूँ, तब भी था। रामोजी फिल्म सिटी में बहुत आर्टिस्ट लोगों को मैंने क्या किया वो तो मेरे माध्यम से इंट्रोड्यूस है। एक ये फोटोग्राफर गोपाल सोमानी को भी मैं लेके गया था। वहाँ की शादी थी हेड़ा परिवार की, वो शादी, और एक सोनी परिवार की शादी थी। वैसे भी हेड़ा परिवार अपना कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठ है। पता नहीं, लेकिन 4 साल से तो बहुत ही घनिष्ठ हो गया। हाँ। और मेरी आभा मंडल एकदम बड़ी हो गई।
यस। जो 10% होंगी वो 100% होगी हेड़ा परिवार की वजह से। और जहाँ तक हेड़ा परिवार को मैं भी जानता हूँ, उनकी भी 100 से 400 तो जरूर हो गई। वो क्योंकि एक शेर याद आया मुझे, हेड़ा परिवार और कोठारी परिवार। बात जो आपने कही वो सीधी दिल पर आकर लगी है। प्रवीण भैया बोल रहे हैं, मैं शब्द मेरे हैं, भावना प्रवीण भैया की है। बात जो आपने कही 10% से 100% की, और उनकी तरफ से 100 से 400 की बात जो आपने कही, वो सीधी दिल पर आकर लगी है। बस इतना जान लो, आग दोनों तरफ बराबर लगी है। लैविशनेस वेडिंग। रामोजी फिल्म सिटी का वो वेडिंग था और वो शादी बहुत सुंदर हुई। बजट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। उसमें का सिर्फ एक इंसिडेंस बताता, वहाँ हमने सब चीज़ें नवे से क्रिएट करी थी। और अकोला उनके लिए देहात है, लेकिन मैं उनसे पहले ही जुड़ गया था, तो उनको पोटेंशियल पता चल गया था, तो वो फुल सपोर्ट करते थे मुझे, कोई भी इवेंट रहा तो। रामोजी राव खुद ओनर है, सबको मालूम ही होगा। 2000 एकर्स का वो स्पेस है, वो उनका प्राइवेट स्पेस कभी किसी को देते नहीं, लेकिन उन्होंने सब ओपन कर दिया था। उसमें का एक था रेलवे स्टेशन, चेन्नई एक्सप्रेस सबने देखी होंगी। चेन्नई एक्सप्रेस का जो रेलवे स्टेशन था वो मैंने किसी को ओपन नहीं किया, सिर्फ पिक्चर्स के लिए। उनकी मेन आमदनी पिक्चर्स में ही है। ये वेडिंग तो सपोर्टिंग में है उनके लिए, यानी ब्रेकफास्ट जैसा है या हाईटी जैसा है। मेजर लंच तो उनका वही है, ब्रेड एंड बटर वही है कि अपना फिल्म इंडस्ट्री। तो उसमें उन्होंने, मैंने पूछा उनको, मैं देखने गया था, वो मतलब रेलवे स्टेशन सर मुझे मिलेगा क्या? वहाँ राजीव जालनापुरकर सर सीईओ है, आज भी है, वो हेड थे। मिलेगा बोले, लेकिन कुछ कंडीशंस रहेंगी। कंडीशंस अपन बॉस के पास जाएंगे। बॉस को मिलना बोले तो बहुत टिपिकल था, यानी जूने पिक्चर में जो अलग अलग लिफ्ट चेंज करके जाना, रामोजी राव को मिलना। फिर वो क्रिएटिविटी के वजह से मेरे को वहाँ एंट्री मिलती थी हर बार। लोग महीना भर नहीं मिल सकते थे, मैं गया कि मेरे को इमीडिएट एंट्री मिलती थी। मैंने प्रपोज़ल रखा, तो जो रामोजी राव सर है, उन्होंने प्रपोज़ल ये दिया, कोठारी के जो क्लाइंट है, अगर कोठारी ने इवेंट सक्सेस किया यहाँ का, रेलवे स्टेशन उसको दे दो। अगर सक्सेस हुआ तो उससे 1 रुपया चार्ज मत करना। और लाइमलाइट करके एक जगह थी, वो जगह ऑलरेडी हमने बुक करी थी। नहीं तो लाइमलाइट के अपन 3,20,000 लेते, इनको डबल दुगना चार्ज करना, 6,40,000। अच्छा, ये पूरा मेरा पार्ट पे, अब पार्टी का कोई लेना देना नहीं। मैंने रिस्क ले लिया, मतलब सर बिल्कुल 100% करूँगा मैं, और हमने ले लिया। उन्होंने फुल सपोर्ट किया। मैं, टाइम है तो बोलूँ क्या इवेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊँ? मैं आपको बता दूं, हमारी मीटिंग लगभग 9:30 बजे खत्म हो जाती है और हम ऑलरेडी 35 मिनट ऊपर चल रहे हैं, पर यहाँ से कोई बाहर गया नहीं। वो तो मजबूरी बाकी में बोल के आया आप था, decide दरवाजा लगा के रखना। उसमें ऐसा हुआ था, रेलवे स्टेशन का सीन था और लिटरली पिक्चर जैसा हमने संगीत किए, और उसका एंकरिंग आपके जो मेंबर है उन्होंने ही किया था, वो है सुनील जी नावंदर। तो सुनील भैया एंकरिंग कर रहे थे, जलगांव की एक लेडी थी। हमने सीन ऐसा क्रिएट किया, वहाँ दादरा बने हुआ है रेलवे का, और वो रेलवे स्टेशन के दादरा पे वो दुल्हन पर्स घुमाते घुमाते चल रही, पूरा स्क्रिप्टिंग किया था। बहुत खुश हुए थे वो लोग, और पीछे से 3-4 लड़के आते और उसकी पर्स उड़ा के भाग जाते, और पीछे से कुछ लड़के आते रहते, उसमें दूल्हा भी रहता। वो एज यूजुअल हिंदी पिक्चर जैसा, दूल्हा वो लड़की के चक्कर में लग जाता और बेचारे दोस्त लोग जाते उसको पीटने के लिए। तो वो दौड़ते दौड़ते नीचे आते और वहाँ लिटरली लड़ाई, खून, वो पूरा पिक्चर स्टाइल उनका सपोर्ट मिल गया था हमको। वैनिटी वैन्स भी खड़ी थी, यानी बहुत सुंदर सेट लगा था। फिर वो दौड़ना करना, पब्लिक में से भाग गए, और वो पूरा हमने शूट ऐसे नीचे से कैमरे लगाए थे फ्लोर पे, और वो जैसे दूल्हा दुल्हन चल रहे, मल्टीपल कैमरे थे, वो सबको दिख रहा। और वहाँ से वो स्टेयर्स जब उतरे, ऐसी एंट्री की है उनकी, और जहाँ शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण वही लोग थे ना उसमें आर्टिस्ट, उन्होंने जहाँ ठुमका लगाए थे, कुली पिक्चर को कॉपी करे हमने, कि वो कुली पिक्चर में पॉज करके दिखाते ना कि यहीं अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी इसार खान से, तो हमने भी पॉज कर दिए और हमने भी स्क्रीन पे दिखाया कि यहीं शाहरुख खान ने और दीपिका पादुकोण ने ठुमका लगाया। इमीडिएट सुनील जी एक्शन में आ गए और बस ऐसा और बोले उन्होंने, और स्टार्ट, उन्होंने एग्जैक्ट वही लुंगी डांस का वहाँ ठुमका लगाया।
और इतना ग्रैंड इवेंट हुआ था वो। हमने टिकट्स भी आरआर स्टेशन की बनाए थे। रामोजी राव कहीं जाते नहीं वेडिंग में वगैरह, बहुत इनविटेशन उनको भी फिर हमने चैलेंजिंग वाला इनविटेशन दे के आए, सर आपने सब रिपोर्ट लेना, अच्छा लगे तो ही आप आना, जैसा उन्होंने बोले वैसे। वो खुद चल के आए, इवेंट स्टार्ट होने के पहले उन्होंने पूरा देखे। उसके लिए मेरे को स्पेशल वो शादी के 10% एक्स्ट्रा मिले थे, यानी ये बहुत बड़ी बात है। और वो पूरा संगीत बहुत सुंदर हुआ था। तो वो पूछो ना उनको, सुनील भैया को, उन्होंने फेरे भी बहुत सुंदर किए थे। 10% एक्स्ट्रा वो मिले और डबल यहाँ देने के बच गए। बराबर है ना। कमलेश भैया, बस आखिरी 2 सवाल। ये जो नहीं, सवाल एक ही है मेरे पास, पर एक चीज़ जो हम सब के लिए बहुत फक्र की बात है, वो बात आप ही सबको बताइए। अभी जो 22 तारीख का जो आपका प्रयोजन था वहाँ का, हाँ वो मिस उसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत क्रूशल है। वाला था मेरा 100%, लेकिन हम लोग कम पड़ गए उसमें, इस वजह से हम पहुंच नहीं पाए। अप्रोच बहुत प्रॉपर हो गया था, मैं वहाँ तक पहुँच पाया वंदना भाभी हेड़ा के वजह से, किसके थ्रू, योगी जी को मिल लिया था, मोहन जी भागवत सर को नागपुर में मिला मैं, वो एक हमारे फेरे देखने आए। वेदश्री प्रतिष्ठान एक संस्था जो है हमारी, उसमें हम फेरे करते, तो उसमें वो आए थे, उन्होंने बजटिंग का भी सारा इशू सॉल्व कर दिया था। कंसेप्ट बोलता मैं क्या था, कंसेप्ट ये था कि हमारा भारत या भारत उत्सव प्रिय देश है, जैसा ये कंसेप्ट पे हमने बनाया था हमारा भारत। और हर एक स्टेट का राम अलग है। आप बजरंगबली देखो, राजस्थान में जाओ तो मूछ वाला मिलता, साउथ में जाओ तो काला मिलता, यूपी साइड जाओ तो ऑरेंज कलर का मिलता। ऐसे राम भी है। इंडोनेशिया के राम देखो, उसका ड्राइंग अलग है, हर जगह राम अलग है। और राम की हमको प्रस्तुति करना था, ये बेसिक हमारा थॉट रेडी हो गया था। इसमें बहुत लोग हेल्प कर रहे थे मेरे को, नाना भड़के सर है यहाँ, जागीरदार सर है, मदन खुने सर है, मनोज मुंतशिर, उनको भी मिल के आया मैं, अजय अतुल को भी मिल के आया, कुमार विश्वास को भी मिल के आया। लेकिन वो बजटिंग बहुत हो रहा था, ठीक है, 3 से 4 करोड़ का था वो विषय, हो जा रहा था, पैसे का कहीं विषय नहीं आ रहा था। उसमें स्क्रिप्टिंग में भी बहुत कुछ काम आगे बढ़ गया था। बैड लक, वो बहुत बुरा लग रहा मेरे को अभी, लेकिन ठीक है, अब रामधुन यही कर लेंगे एक आध दिन। नहीं कमलेश भैया, अयोध्या भी झांकी है, काशी बनारस बाकी है। क्या बात है। तो तैयारी अपनी तरफ से वो तो रखिए आप पूरी। लेकिन अब ये बात जरूर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वो मन में बात है। ये 2500 आर्टिस्ट के साथ हम एक शो करने जा रहे थे। 2500 आर्टिस्ट अलग अलग स्टेट से जमा करने वाले थे। कोई स्टेट का ड्रामा लेने वाले थे, कोई स्टेट का हम डांस लेने वाले थे, कहीं के वर्ड्स लेने वाले थे। ऐसा अलग अलग कंसेप्ट थे उसके अंदर। इसमें बहुत स्टडी भी करे, लेकिन ऐसा थोड़ी हमारी मेहनत कम पड़ गई। यानी हमने इस पे पीएचडी कितने करे हुए, ये हमारे नाना सर ने मेरे को निकाल के भी दिए। अभी तक रामायण पे 2256 जगह 2256 लोगों ने पीएचडी करी हुई है। ये जो गाना आया ना अभी, राम आएंगे राम आएंगे, ये लेडी शबरी करके इस पे भी पूरी पीएचडी हुई हुई है। राम का जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम डिफरेंट वे से है। अपने यहाँ भी एक रामायण सम्मेलन होता, शायद महेश भैया खंडेलवाल भी है यहाँ पे, इनके कॉलेज टाइम का रिकॉर्ड है। मैं इंजीनियरिंग थोड़ी करता देर पहले था। आप ही बोल रहे थे, अभी तो मैं भी जवानी हूँ। आखिरी सवाल, मैंने आपके परिचय में बताया कि रंगों और शब्दों का गोत्र, खूबियों का स्तोत्र, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई। मुझे बड़ी उत्सुकता है, जिज्ञासा है कि पहले आप कमलेश कोठारी थे, 2004 2008 मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप कमलेश कोठारी थे, जिस दिन आपने होश संभाला उस दिन आप द कमलेश कोठारी हो गए। मुझे आप आपके खुद के शब्दों में द कमलेश कोठारी को परिभाषित कीजिए। बड़ा कठिन प्रश्न है। कठिन है इसलिए प्रश्न है।
ये तो देखो ईश्वरीय कृपा है, बुजुर्गों के आशीर्वाद है, और बस मैं ढलता गया, रंगों के साथ खेलता गया, शब्दों के साथ मिलता गया, और मैं चलता गया, कारवां बनता गया। कमलेश कोठारी कुछ भी नहीं है, इसको लोगों ने बनाया है। इसके लिए मैं 4 लाइन लिख के लाया, मैं भी पढ़ के बताना चाहता हूँ। वाह, लाइन तो उसमें बहुत सारी दिख रही है। अब आपने बोलने का चांस ही नहीं दिया मेरे को। इतने धड़ाधड़ AK-47 जैसे क्वेश्चन पूछे। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि AK-47 किसी और पे चली और घायल कोई और हुआ है। हाँ, मेरे शब्द आपने ले लिया, आपने इतना सुंदर लिखे, वो क्या बोलूँ मैं आपको। चलो मैं मेरे शब्दों में बयां करता। मैं आपके जैसे तो मोदी जी के जैसे आपके जैसे बोल नहीं सकता देखे बगैर, लिख सकता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। यदि आपका सौंदर्य प्रेम, आपकी कलात्मक दृष्टि मेरे भीतर के रंगों रेखाओं को बाहर नहीं खींचते, तो रोजी रोटी की जुगाड़ में शुरू किया गया यह कार्य महज कमाई का जरिया ही बनकर रह जाता। मैं कृतज्ञ हूँ कि अकोला वासियों ने, मेरे मित्रों ने आवश्यकताओं से अधिक स्क्रीन प्रिंट की कलात्मक अभिव्यक्तियों को महत्व दिया। कैसे? नहीं, यह नहीं, इससे और अच्छा, बहुत खूब। जैसे शब्दों के साथ आपने मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरी रचना धर्मिता को प्रोत्साहित किया और मेरी कल्पनाशीलता को सुनहरी पंख दिए, मेरी सृजन भाव को समृद्ध कैनवास दिए। मुझे जो भी हासिल हुआ उसकी नींव में आपका अपनत्व ही निहित रहा है। आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसी के सवाल? भगवान को सुबह एक ही चीज मांगता हूँ कि कभी मुझे अहंकार मत आने देना। कई लोग पत्रिका छापना बंद कर दिए, आपको क्या लगता है कितना जरूरी पत्रिका छापना और उसका क्या बेनिफिट? मेरे पेट को चिमटा लिया आपने समय बोल रहे ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत दुखदायी घटना है। व्हाट्सएप का चलन बहुत अच्छी बात थी, कोविड में चलना चाहिए। हमारे भी घर बार है, एक बेटी की शादी हुई तो क्या अभी बहुत बेटियों की शादी करना है? लेकिन ये तो होगी मस्ती की बात। पत्रिका तो देखिए, मैं मेरा प्रोफेशन इसलिए नहीं बोल रहा, पत्रिका किसी के नाम से लिखी जाना। एक घर में पहले क्या होती थी, पत्रिका आती। आज भी मैं अमरावती के बहुत काम करता, पत्रिका जाती ना, कार्टून नहीं खोलते, सब परिवार के लोग इकट्ठा होते, मुहूर्त रहता, फिर कार्टून खोलते। मेरे को ऐसे वीडियो आते, आज ही कासर परिवार का वीडियो आया हुआ है। तो ये सब जब खोलते, पूजा करते, पत्रिका देखते, सब बातें उसमें, फिर घर के लोग बैठ के नाम सॉर्टिंग करते, गाँव में कुनका नाम आया, ध्यान से कौन आया गया, ये पूरी चर्चा होती, कितने गेस्ट आने वाले हैं आपको उसी दिन मालूम है। व्हाट्सएप में तो मालूम ही नहीं है कौन किसको फॉरवर्ड कर रहा है। अपने घर में 4 लोग हैं, मैं पंकज भाव को पत्रिका भेज रहा, नरेश भाव को मालूम ही नहीं पड़ रहा पत्रिका आई करके, हो आई ही गए। घर में पत्रिका पढ़ी रही तो लेडीज भी प्रोग्राम पढ़ती, मायरा में दामूनाक्षी। पत्रिका देने का एक सम्मान है। आप किसी का घर पे जाओ, मिठाई लेने का तो ये नया ट्रेंड आ गया, आप पत्रिका देने भी जाते तो एक बहुत बड़ा भाव रहता उसके पीछे कि नहीं मैं पत्रिका देने जाऊँगा। अपने गांव में आज बहुत ऐसे परिवार है, खडोल परिवार है, आपका परिवार है, जो लोग पत्रिका देने जाते घर घर दौड़ दौड़ के पत्रिका देते।
और पत्रिका देने का एक अपने आप में एक ये है, सब जमा हो जाते मित्र लोग कि चलो हम पत्रिका बांटते, एक आगे एक पीछे, तो ये उत्साह, ये वो जो प्रेम खत्म हो गया। व्हाट्सएप पे सरका दो, वो भी व्हाट्सएप पे सरका देता। मैं तो व्हाट्सएप की पत्रिका में जाता नहीं, तो आप लोगों को बोलता भाई आप व्हाट्सएप की पत्रिका कर लो मेरे सही, लेकिन व्हाट्सएप के बाद एक फोन तो भी करा करो। और लोकल पत्रिका हुए तब तक व्हाट्सएप की मत करो, बाहर गाँव की पत्रिका व्हाट्सएप की जो कॉस्टली है, लोकल आप हाथ से लिख के बांटो, इसका आपको मालूम पड़ेगा कितना काउंट आ रहा है, नहीं तो कैटरिंग वाले भी लोड आता है। रमन भैया कुछ पूछ रहे थे। भैया जानना चाहता था कि समझ लो उमरखेड़ जैसी एक बात थी, बिन बादल बरसात हो गया, रात को सब तैयार है, सुबह प्रेजेंट करना है, और सुल्तानी संकट सारे बताए आपने, आसमानी भी संकट आ गया है, तो उससे उभरने का अंदर क्या है कि जिसकी वजह से वापस खड़े हो गए आप और उमरखेड़ का सक्सेसफुल किया? बहुत अच्छी बात है रमन भाई। मैं पहले किस्सा बताता हूँ। उमरखेड़ में हमने 12 एकड़ की जमीन थी, 3 महीने पहले वो जमीन देख के आया था मैं। उन्होंने बहुत सारी जमीनें बताई थी और उनको शादी गांव में करना था। दोनों परिवार के दादाजी थे, वो बोले बेटी को घर से विदा करना है, हम अमरावती जाके शादी करेंगे, इधर करेंगे, बजट कुछ भी लगे अपने घर से शादी करना है। गेस्ट के अकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं थी। 12 एकड़ के अंदर टेंट्स खड़े करे और पूरा वो माहौल क्रिएट करके शादी करना था। 22 तारीख की आई थिंक सो शादी थी वो, और 19 तारीख को मैं वो फील्ड छोड़ के जलगांव चले गया था क्योंकि मेरे दोस्त के यहाँ शादी थी। रमन भाई इसका जवाब एक लाइन में देता, फिर मैं डिस्क्राइब करता। इसका जवाब है टीम वर्क और मोरल सपोर्ट मित्रों का। जिस दिन मेरे को वहाँ मालूम पड़ा कि बहुत बारिश हुई, मेरे साथ जो मेरे लोकेश, सुनील, नीलेश, जया, मेरी जो टीम है, इनका मेरे को फ़ोन नहीं किए इन्होंने। वहाँ मेरी बेटी भी थी तब कि बहू को बताते नहीं पर, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो गए। पूरे सेटअप करने हमको 1 महीना लगा और बारिश 20 मिनट आई और 20 मिनट में पूरा ख़त्म हो गया। खेत में था, काली मिट्टी थी, 1 मिनट में पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन किसी ने एक ने डेयरिंग करके मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, वो आपको आना पड़ता। मैं वहाँ रिसेप्शन में था, मैं वहाँ से सीधा स्ट्रेट जलगांव से उमरखेड़ तक, अरे बोलने में हरकत नहीं, मैं नॉन स्टॉप रोते आया था क्योंकि वो बहुत दर्द हो रहा था। जो क्रिएट किया वाली चीज़ वो कैसी कैसी हो गई। लेकिन जब मैं वहाँ जगह पे पहुँचा, कोई इवेंट वाला नहीं था, मैं तब कोई कमलेश कोठारी नहीं था, मेरे बच्चे वो नहीं थे, कैटरिंग वाले नहीं थे, डेकोरेटर नहीं थे। सब लोग एक साथ भिड़ गए। डेकोरेटर के 180 लोग, कैटरिंग वाले के लोग, मेरे बच्चे, मैं खुद पैंट फोल्ड करके ऊपर खौड़ा लेके हाथ में था। गेस्ट सुबह 10 बजे आने वाले, अपन मट्टी चिकन सब जो है इन्होंने रात भर में कर लिया था सब। लेकिन पूरी टीम मिली और 10 बजे का उनका गणपति था, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे गणपति उनका स्टार्ट हो गया और वो कार्यक्रम उतना ही अच्छा हुआ जितना अच्छा होने वाला था। सर जी, कमलेश कोठारी के लिए अपने हुनर, जज्बा, टैलेंट, सिंसियरिटी, इसके बल पर अकोला क्या पूरे नेशन के कोई भी स्टेशन पे, दिल्ली हो या बॉम्बे हो या चेन्नई हो, कहीं से भी आपका जो भी एम्पायर है वहाँ से और सुखी तरीके से और अच्छे तरीके से चल सकता था। लेकिन अकोला में रहकर, अकोला में हेड ऑफिस बोल सकते हैं, अकोला में रहकर पूरे नेशन में छाने का जो एक आनंद है वो हम सुनना चाहते हैं कि आई एम इन अकोला एंड आई एम सर्विंग द होल नेशन, उसका जो आनंद है वो एक बार थोड़ा शब्दों में। ऐसे बहुत प्रस्ताव आए थे मेरे पास एक समय के बाद, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ऐसे प्रस्ताव थे, वापस स्टैंड हो रहा था कि गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन भाई लोग, मित्र परिवार, ये टाइम पे गांव मत छोड़, ये टाइम पे गांव छोड़ना तेरे लिए अच्छी बात नहीं है, इस वजह से रुक गया। और बाद में रुकने की वजह से ये समझा कि इसमें से बाहर आने का कारण तो यही लोग हैं और इन्हीं को छोड़ के जाना ये कोई बात नहीं बनी। और यहाँ रहने का आनंद कुछ अलग है। बॉम्बे पूना रहता था तो ये तो आप लोगों ने लगाया था, कमलेश कोठारी, मैं नहीं लगा रहा।
ये बात नहीं बनती थी ना, ये माहौल थोड़ी मिलता था हमको बम्बई में, ये सरकार कभी नहीं मिलता था। हमने लगाया तो कमलेश कोठारी तो पक्का हुआ, आप लगाए तो पक्का नहीं होता था। तो ये आनंद कुछ और है। जब कभी भी मैं इवेंट करता, भले ही वो चेन्नई रहे, विजयवाड़ा रहे, इधर रहे, बाहर रहे, आउट ऑफ इंडिया रहे, जब तक अपनी आंखें देखने वाली नहीं रहती ना, तब तक वो इवेंट में कोई मजा नहीं आता। अप्रिशिएट करने के लिए और शाबाशी की थाप देने के लिए कोई अपना वाला ही लगता, तभी आंखों में पानी छलकता। हर परिवार का आंगन विवाह जैसे मांगलिक पवित्र एवं सामाजिक कार्य का साक्षी सदैव रहता है। ऐसे संस्मरणीय प्रसंग को सुंदर एवं सहज बनाने हेतु हमने हर पल प्रयास किया। रीत और रिवाज की परंपरा में सार्थक नवीनता के रंगों को भरने की हरदम कोशिश की। आपने हमेशा सराहा और हम उत्साहित होते रहे। नावीन्यता के लिए हमारी छोटी सी व्यवसायिक छत पर आपके विश्वास की स्नेह वर्षा इस कदर बरसी है कि आज इसका स्वरूप बदल गया। मन पागल और कलम बावरी है, मन पागल और कलम बावरी है, शायद कुछ टेढ़ा तिरछा सोच या लिख दे, किंतु भाव स्पष्ट भी है और निष्कपट भी। इस पूरे सफर का मैं मुसाफिर कल भी था, आज भी हूँ। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। ईश्वर नेकी का भार सदैव नेकी से ही उतारता है। ईश्वर नेकी का भार सदैव नेकी से ही उतारता है। आप सभी का जीवन काल शुभ रहे, मंगल रहे। थैंक यू। मुझे लगता है कि आप लोगों को मतलब थक गए हो या बोर हो गए हो, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है क्या? तो फिर एक बार जोरदार वापस से तालियां ताकि नंदकिशोर जी राठी ने कुछ मैसेज भेजा है। पुनर्जीवित करने हेतु मौलिक विचार, संस्कृति एवं संस्कार, किया अध्ययन, बनाया स्वरूप और दिए उसे आकार। मंत्र, यज्ञ और अनुष्ठान मानव जीवन में है इनका महत्वपूर्ण स्थान। अनुशासन, सेवा एवं समर्पण से बना वेदश्री प्रतिष्ठान है। हम गदगद और नतमस्तक उन सभी के आगे जो जुड़े हैं वेदश्री से, और सभी को मेरा प्रणाम तथा दिल से सम्मान। शुभचिंतक सी नीरज नंदकिशोर जी राठी। जय श्री कृष्ण। मैं एंकर आरती रड्ढा। मैंने अपने इवेंट की शुरुआत कजरी कमलेश भाई की बेटी उन्हीं की शादी से की थी, और मैं एक लाइन कहना चाहूँगी सर के लिए कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप यहाँ आए, हमारे क्लब की भी शोभा बढ़ाई और इस इवेंट की भी शोभा बढ़ाई। और सबसे पहले तो कमलेश भैया का कि आज उन्होंने इतनी भारी मात्रा में जो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मैं कमलेश भैया के भी, और काफ़ी कुछ बहुत कुछ आज सीखने मिला है। ये काफ़ी सीख हम आज लेके गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हमें इतनी चीज़ों को, इतनी बातें हमें सिखा सकता है, इतनी चीज़ें हमें किसी से सीखने मिल सकती हैं। एक बार फिर से हम इस मीटिंग की संपन्न करेंगे। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ कमलेश भैया का स्वागत।